Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to campus.pk. तो बेटा लास्ट टाइम हमने जरा कमेंट में निकाल जरा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। ईकेट एनजीपी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने शुरू किया था बेटा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। बेटा आपस में बातें मत करो बेटा। अब्दुल मोहमिन और क्या है दूसरा बंदा, हमजा। बेटा आपस में बातें ना करो बेटा, अब आपस में बातें ना करें। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि क्या क्या हमारे पास टाइप हो सकता है, बेंजोनाइड्स क्या है, नॉन बेंजोनाइड्स क्या है। ठीक है, तो आज हम यही से आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी देर तक आपके सामने स्लाइड्स शो हो जाएंगे। मैंने ये लेक्चर भी आपके जो है उसमें ड्राइव पे, मैंने अपने ड्राइव पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और आपके एमसीक्यूज बस अबाउट टू कंप्लीशन है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपका टोटल जो 11 चैप्टर्स हैं उन तमाम के एमसीक्यूज तकरीबन ख़त्म हो गया। थोड़ा रहता है वो मैं भी फाइनलाइज करके फॉर्मेटिंग करके मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो आप लोग उसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, तैयार करें। आज आपका एफएलपी का पेपर भी होना है। एफएलपी के पेपर के बाद इंशाल्लाह आई होप सो आज रात तक या इंशाल्लाह कल सुबह तक मैं उसको अपलोड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डेड टू योर ईकेट पेपर, जो आपका यूईटी का पेपर होना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बाकी फिर ऑर्गेनिक का भी हम इसी तरह जब ऑर्गेनिक का पोर्शन ख़त्म हो जाएंगे तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बच्चे, आपके सामने स्लाइड शो होने से पहले पहले कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एमसीक्यूज के हवाले से बेटा एक पॉइंट है, दैट इज एरीन। नाम सुना है कभी एरीन का? व्हाट इज एरीन? जी बच्चे, व्हाट इज एरीन? हाँ जी हमजा बेटा बताओ बेटा, व्हाट इज एरीन? वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। व्हाट इज एरीन बताओ बच्चे, एरीन किसे कहते हैं? हाँ जी जल्दी कर यार, एरीन किसे कहते हैं बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, कोई आइडिया है किसी को एरीन किसे कहेंगे? हाँ जी बेटा, व्हाट इज एरीन? जल्दी से मुझे बताए बेटा, एरीन किसे कहते हैं? हाँ जी, अभी शो ना करे। एरीन किसे कहते हैं बेटा? हाँ जी सर इसको, हाँ बच्चे एरीन, व्हाट इज एरीन? जी बच्चे जल्दी बताओ बेटा मुझे, एरीन किसे कहेंगे? एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। व्हाट इज एरीन? जी बच्चे एरीन किसे कहेंगे बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। बेटा याद रखिएगा कि एरीन एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स के लिए यूज की जाती है। डेरिवेटिव्स मतलब आपके पास ये फॉर एग्जांपल इसके जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है, जस्ट लाइक आपके पास रिंग ऑफ बेंजीन, ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है और
यहां पे एक बात याद रखनी है बेटा कि जो एरीन और बेंजीन में डिफरेंस ये है कि बेंजीन के अंदर 6 क्या है बेटा, हाइड्रोजन और 6 कार्बन है। यहां पे बेसिकली आपके पास कोई हाइड्रोजन अभी हमने शो नहीं किया, जनरल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज एरीन। इसको हम क्या बोलते हैं, एरीन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, एरीन इसको कहते हैं जिसमें 6 कार्बन हो लेकिन साथ में साइक्लो अल्केन्स नॉट बेटा। पूरा टॉपिक की भेजे। और सर आपको मैसेंजर पे मैसेज किया, प्लीज क्या मैसेज किया था बेटा आपने? सर इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, यही मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा बच्चे। जस्ट एक मिनट, जस्ट मैं आपके जरा कमेंट देख लेता हूँ जरा, पहले आपके कमेंट्स में जरा देख लूँ बेटा। क्या वहाँ बेटा मैसेंजर पे मैसेज किया है, प्लीज आंसर। और मुझे के स्लाइड्स नहीं बेटा, मैंने चैप्टर 8 के स्लाइड्स भी अपलोड कर दिया था। चलो बाहर मैं आज देख लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, पूरा टॉपिक की ठीक है बच्चे। साइक्लो अल्केन्सर इसमें, हाँ जी बच्चे, ये इसका कभी देखा आपने, इसके बारे में कुछ सुना है आपने कभी? हाँ जी सुना हो, या कभी आपने इसके बारे में कभी आपको कोई आइडिया हो तो बता सकते हैं जी बच्चे। हाँ जी, एरीन के बारे में नहीं सुना कभी बेटा? याद रखिएगा 6 कार्बन हो लेकिन साथ में कोई भी चीज अभी अटैच नहीं किया हमने, ठीक है बच्चे, इसको बेसिकली बोलते हैं एरीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी एरीन रिंग के ऊपर तमाम के तमाम रिंग्स के ऊपर हम हाइड्रोजन अटैच कर दे तो द कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे, ठीक है बच्चे। और अगर हम फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पे फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप लगा दे, अगर मिथाइल ग्रुप लगा दे तो इसका नाम क्या होगा बेटा, टॉलिन, ठीक है बेटा, या मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहां पे क्या लिखा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें जाहिर बात है बेंजीन है और इसकी डेरिवेटिव्स है, जो वो तमाम कंपाउंड जो इन बेंजीन से हम क्या करते हैं। रिप्लाई नहीं दिया बेटा, मुझे आप लोगों ने किया हुआ था मैसेंजर पे मैसेज? नहीं बेटा, मुझे आप लोगों का कोई मैसेज तो नहीं आया। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। असल में पता है क्या बात है, मेरे पास जो है ना 50-50 60-60 मैसेजेस आते हैं बच्चों के डेली। अब हो सकता है कि मैं देखते हुए उसमें आप लोगों को, आप में से किसी का मैसेज मैंने ना देखा हो, ठीक है। और वह बेटा जी, मैं आज चेक कर लेता हूँ, कोई आप लोगों ने क्वेश्चन किया है तो मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। खैर अभी अब जरा इस टॉपिक को जरा अंडरस्टैंड करें बेटा जरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझा दी है। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन के जगह पे CH3 हो, ठीक है बेटा, CH3 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टॉलिन कहेंगे। अगर यहां पे CH3 के जगह पे क्या हो बेटा, फॉर एग्जाम्पल CH3 के जगह पे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे कहते हैं OH है, इसको क्या कहेंगे बेटा, दिस इज नोन एज फिनोल। इसको क्या कहेंगे बच्चे, फिनोल कहेंगे। और अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें लेट सपोज यहां पे भी CH3 है और यहां पे भी CH3 है, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जाइलीन। क्या कहते हैं बेटा, जाइलीन। और ये बेसिकली इसका अगर हम एक्यूरेट नाम बोले तो मेटाजाइरीन। और इस रिंग के अंदर याद रखिएगा, अभी हम इसी तो आज हम पढ़ेंगे इनको भी, डायरेक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं ऑर्थो पोजिशन, इसको कहते हैं मेटा पोजिशन, सॉरी इसको कहते हैं ऑर्थो पोजिशन, इसको कहते हैं मेटा पोजिशन, और ये हमारे पास क्या है, पेरा पोजिशन। मेटा पोजिशन और ये आपके पास क्या है बेटा, ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो, मेटा, पेरा, मेटा, ऑर्थो, ठीक है। ये डायरेक्टिव इफेक्ट में मैं आपको बता दूंगा बच्चे। तो ये आपके पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरीन। इसको हम क्या कहते हैं, एरीन। और एरीन की एरीन बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है बच्चे। तो ये जरा आपने पॉइंट याद रखनी है कि एरीन किसे कहते हैं और एरीन से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको? हाँ जी, अब आपके सामने स्लाइड में शो करवाने लगा हूं। दैट इज लास्ट टाइम हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन तक किया था बेटा, बेंजीन की स्टेबिलिटी की हमने बात की थी, ठीक है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, दैट इज रेजोनेंस मेथड फॉर दी, क्या है बच्चे, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। जी बच्चे, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन नेमिंग है दैट इज जाइलीन, ठीक है बच्चे। उसको हम क्या कहते हैं, जाइलीन कहते हैं जी। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? ओके बच्चे, अब आप जरा अपने
सामने स्क्रीन पर जरा देखें बेटा, रेजोनेंस के बारे में हम पहले जरा देखते हैं। ठीक है बच्चे, पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट समझा देता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फिर इसका स्लाइड शो में करवा दूंगा। जस्ट अ होल्ड मिनट बेटा, 1 मिनट जरा। अच्छा जी, खैर। अच्छा जरा यहाँ पे देखिए बेटा, जरा मैं इसी पे ही ड्रा करूंगा क्योंकि फिर वो सेटिंग खराब हो जाएगा और मुझे इतने ज़्यादा कंप्यूटर चलाना नहीं आता। खैर, यहाँ देखें जरा, आपको बोर्ड पे नजर ना आए तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा रेजोनेंस किसे कहते हैं। रेजोनेंस बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज के हवाले से अगर आपसे पूछे कि बेंजीन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो याद रखिएगा बेटा, बेंजीन के टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कितने स्ट्रक्चर्स है बेटा? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक बेंजीन रिंग बना रहा हूं बेटा। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास बेंजीन रिंग है। ठीक है बच्चे, लेट सपोज इसको जरा हम, यहां पे मैंने आपको जो पॉइंट समझाना वो अपना अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चे, लेट सपोज ये आपके पास एक है, तो बेंजीन ही सपोज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग के अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। कितने बेटा? 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, अब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आपके पास 6 इसके अंदर मौजूद है, इस बेंजीन रिंग के अंदर। तो बेटा याद रखिएगा, इस अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड से मुराद क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। इसका अगर हम पूरा नाम बताएं तो पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है। डिफरेंट क्या होती है बेटा? पेयरिंग स्कीम विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर इसकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है। उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बेंजीन का जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, तो इसमें आपको मैं जो चीज समझाना चाहूंगा वो जरा आपने क्लियर से जरा समझना है। ठीक है बेटा, जरा यहां पे देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको देने में 2 साइंटिस्ट के या 2 केमिस्ट के बहुत बड़ा रोल है। एक केक्यूल है और एक डिवार है। ठीक है बेटा, डिवार और केक्यूल। केक्यूल की कंट्रीब्यूशन भी है और डेवर की कंट्रीब्यूशन भी है। पहले हम इसी को यहां पे जरा बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है और एमसीक्यूज के हवाले से आपने क्या याद रखना है। ठीक है बच्चे, मैं असल में जरा देखना चाह रहा था, इसको जरा मैं मिनिमाइज करूं। जस्ट 1 मिनट जरा वेट करें बेटा, मैं जरा असिस्टेंट को बुलाता हूं, उसको जरा पूछता हूं कि इसको कैसे करना है। अब आप जरा देखिए केक्यूल स्ट्रक्चर एंड डिवार स्ट्रक्चर। अब आप जरा गौर से देखें बेटा जरा बोर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल यहां जरा बोर्ड पे सही तरह देखना बेटा, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, बल्कि मेरे पास पूरा बोर्ड अवेलेबल है, मैं यहां भी ड्रॉ। ठीक है बच्चे, यहां जरा देखें, याद रखिएगा बेंजीन आपके पास हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग है। ठीक है, जिसमें क्या है बच्चे? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हम डबल हेडेड एरो लगा देते हैं। मैं आपको वजह भी बताऊंगा इसकी क्या रीजन है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया यहां तक सबको? और थर्ड स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है, दैट इज और लास्ट वन जो स्ट्रक्चर है दैट इज पांच स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बच्चे, अच्छा हाँ, इसमें मैंने एक चीज वो कर दिया, इसको इस तरह भी कर देते हैं ये। ठीक है, ये मैंने डबल बना दिया था। ये आपके पास आ गए 5 स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, 5 स्ट्रक्चर्स ये तो सारे के सारे बेंजीन है। याद रखिएगा, ये 2 स्ट्रक्चर आपके पास केक्यूल का है। ये किसने दिया था? केक्यूल ने दिया था। और ये 3 स्ट्रक्चर किसने दिया था बेटा? डेवर ने।
इसको डेवर भी बोलते हैं, दीवार भी बोलते हैं, आप लोग दीवार ना बोलना, डेवर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 5 है, वो कहाँ, वो ये रहा। बेटा आपस में बात ना करें ना बच्चे, बेटा आपस में बात ना करें जी। अच्छा जी, नजर आ रहा है सबको बेटा? कितना स्ट्रक्चर हो गया? 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर्स है, ठीक है बेटा। अब आपने जो बात याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से, वो जरा गौर से सुनना है बेटा, कि बेंजीन कैन एग्जिस्ट इन 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कंजुगेशन या कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी कहता है, ये बात आपने याद रखनी है बेटा। कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कहे या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहां पे बात आपने याद रखनी है कि भाई बेंजीन एग्जिस्ट इन 5 कंजुगेटेड स्ट्रक्चर या 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, ड्यू टू डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की वजह से। पेयरिंग स्कीम, इसका मतलब क्या है बेटा? पेयरिंग स्कीम का मतलब क्या है कि कभी वो इस कार्बन के दरमियान है, कभी इस कार्बन के दरमियान, कभी इस कार्बन के दरमियान। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली, पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली विद इन द रिंग के अंदर अपने पेयरिंग को क्या करते हैं? बार बार चेंज करते हैं। इसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है बच्चे। और एमसीक्यूज के हवाले से आपने जो बात याद रखनी है कि भाई जो बेंजीन का, अगर हम बात करते हैं बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है? तो बेटा आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से, दैट इज केक्यूल। मतलब आप इस तरह समझे कि अगर 80%, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, 80% बेंजीन अगर केक्यूल स्ट्रक्चर में रहता है तो तकरीबन 20, बल्कि इसको हम 90 कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, 90%। और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसको 10%। मतलब बेंजीन 10% यहां पे एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन मेजॉरिटी कहां पे रहेंगे बेटा? इसमें रहेंगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, जरा मेरी बात जरा गौर से सुनना है। बेंजीन इन 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, बट स्टिल नो, आपने याद रखनी है कि बेंजीन ज्यादा स्टेबल केक्यूल के स्ट्रक्चर में है। क्योंकि आपके पास जरा देखिए तो केक्यूल स्ट्रक्चर में तमाम के तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तमाम के तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन अगर आप डिवर में देखें तो डिवर के अंदर आपके पास ये देखें, फॉर एग्जांपल हम इसको सपोज कर लेते हैं, इन दोनों को देखें तो यहां पे आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा? आपके पास कम है। तो बेसिकली जब बेंजीन डिवर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है, एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा कि बेंजीन रहते तो इन 5 स्ट्रक्चर के अंदर ही है, लेकिन ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन केक्यूल में है, माइनर कंट्रीब्यूशन किसमें है? डिवर में है। ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज के हवाले से अगर आपसे पूछे मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है तो आपने कहना है बेटा केक्यूल। माइनर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डिवर। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया बेटा सबको? वही मिसाल है, मिसाल के तौर पर आप एक बंदे को ढूंढने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई दोस्त है, वो फॉर एग्जांपल आपके बड़ा बहुत क्लोज दोस्त है, ठीक है, तो आप उसको ढूंढने जाते हैं। मिसाल अभी मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं, आप बेंजीन को ढूंढने जाए तो बेंजीन इन 5 में से किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, ठीक है। यही बात मैं आपको एक्सप्लेन कुछ इस तरह से करूंगा। अगर आप किसी बंदे को, अपने दोस्त को ढूंढने जाए तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो घर में मिले, आपको घर पे मिले। फॉर एग्जाम्पल वो घर पे रहते हैं, ज्यादातर आपको पता है ज्यादा टाइम वो घर पे ही गुजारता है, तो आपको ज्यादा मैक्सिमम चांस होगी कि भाई आपको वो घर पे ही मिले। लेकिन हो सकता है कि बाय चांस ये भी तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वो बाजार मार्केट गए हो, ठीक है बेटा, बाजार मार्केट गए हो भी सकता है ना बेटा। तो मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट बाजार जाना बहुत कम है, क्योंकि वो बंदा, वो दोस्त ज्यादा मोस्टली जो है अपने घर पे रहते हैं। इसलिए बेंजीन ज्यादातर केक्यूल के स्ट्रक्चर में रहते हैं, माइनर कंट्रीब्यूशन में वो डिवर में जाएगा। तो ये बेटा आपने रेजोनेंस के हवाले से ये बात याद रखनी है। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहां पे ये सारी बातें यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पेपर के हवाले से बेटा आपने याद रखनी है कि जो मैं आपके सामने स्लाइड शो करता हूं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा जी। आई होप सो आपके सामने स्लाइड शो हो गया बेटा। अब आप जरा देखिए, इसमें एक टेबल बनाया हुआ है, एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है। ये बेसिकली जो टेबल है, ये टेबल कहां से ऑब्टेन किया गया बेटा? यहां पे आपके पास बेसिकली दिस टेबल इज ऑब्टेन बाय द एक्सरे एनालिसिस। एक्सरे एनालिसिस से इनकी वैल्यूज फाइंड किया गया है, एक्सरे एनालिसिस से। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ क्या है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और बेंजीन के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा? याद रखिएगा, यहां से पता हमें चलेगा कि बेंजीन और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है।
बेंजीन के अंदर कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड से क्या होगा बेटा, कम होगा और डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा, मतलब ये दरमियाना है आपके पास। यहां पे देखिए आपके पास सामने टेबल दिया हुआ है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल 1.20 है। अगर आप जरा गौर से देखें तो कार्बन टू कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा, 1.54 और 134 से 4 के दरमियान। मतलब आप इस तरह समझे कि भाई सिंगल बॉन्ड से कम है, डबल बॉन्ड से ज्यादा है। आप सामने देखें ना, आपके सामने मैं यहां पे सिर्फ शो करूंगा। यहां पे देखें जरा आपके पास, मैं इसको यहां देखें जरा, यहां पे देखें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके पास ये है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास ये है। अब कार्बन टू कार्बन बेंजीन के अंदर क्या होगा, 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो 1.397 एंगस्ट्रॉम 151.54 और 1.34 के दरमियान में आएगा। तो ना तो ये अल्केन है, ना तो अल्कीन है, ना तो अल्काइन है, ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है बच्चे, इसके अंदर कौन सा क्या चीज इसके अंदर मौजूद होंगे बेटा, इसके अंदर बेंजीन के अंदर एरीन रिंग मौजूद होते हैं। एरीन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया क्या चीज है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है बच्चे, यहां पे आपने याद रखनी है बेटा बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं। बेटा किसी का कोई सवाल है बेटा, समझ आ रहे सबको? जी बेटा क्लियर हो रहे, समझ आ रहे सबको? जी बच्चे, हाँ जी बताया जरा दरवाजा बंद कीजिएगा। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी गुड। अच्छा, अब आपके सामने मैं स्लाइड शो कर रहा हूं बच्चे, जरा गौर से देखना है आपने। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एक ही है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब अगर आप जरा गौर से देखिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में, मैंने खुद ही रखा हुआ है, मैं सीख गया हूं प्रिपरेशन, मैं सीख गया हूं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले आपके पास जो प्रिपरेशन है इसमें आपने याद रखनी है बेटा एमसीक्यूज के हवाले से। आपके सामने मैं ये एरो से शो कर रहा हूं। यहां पे आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका, ये तीन मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट है। इन तीनों कैटालिस्ट की मौजूदगी में अगर आप एन हेक्सेन से क्या मराद है बेटा, आपके पास 7 कार्बन है और ये आपके पास साइक्लिक नहीं है, ये आपके पास नॉर्मल आपके पास चेन है ओपन चेन है। इसके अगर हम इसको क्या करते बेटा, हीट करें एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ द मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, दे विल प्रोड्यूस बेंजीन। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है। और हो सकते हैं पेपर में आपसे इस तरह से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं बेटा कि एन हेप्टेन कैन बी कन्वर्ट इनटू बेंजीन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, या अंडर विच कंडीशंस। तो आपसे वो टेम्परेचर और ये कैटालिस्ट देंगे, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होगा। क्लियर हो गया बेटा जी। इसके बाद फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन किसे कहते हैं, सिंपल इथाइन को कहेंगे, जिसमें आपके पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम किसी ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट से मुराद है बेटा निकल के साथ कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो ऑर्गेनिक इन नेचर होगा, उसके साथ जिस तरह हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMGX। RMGX के अंदर क्या है, मैग्नीशियम नॉन मेटल है, उसमें आपके पास मेटल से आ गया। और R क्या था बेटा, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप के साथ अगर निकल अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट, और टेम्परेचर 70 होगा तो आपके पास बेंजीन बनेगा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में अगर हम सोडियम बेंजोएट, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट को ट्रीट करवाए, रिएक्ट करवा दे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ कैटालिस्ट यूज करें तो आपके पास बेंजीन बनेगा। फिनोल के अंदर अगर आप जिंक डस्ट डाल दें, जिंक डस्ट मींस कि आपके पास जिंक के पार्टिकल्स ऐड कर दें और इसकी अगर हम डिस्टिलेशन करें, सेपरेशन करें, तो बेंजीन और जिंक ऑक्साइड आपके पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपरेशन है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम वाटर में ऐड कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको बॉयल कर दे तो बेंजीन बनेगा। ये आपके पास जो इक्वेशंस दिया हुआ है, इन इक्वेशंस को आपने प्रोडक्ट को याद रखना है, या वो आपसे कभी कभार पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो कभी नहीं देंगे, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में वो कंडीशंस आते हैं। ठीक है, कंडीशंस को आपने याद रखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको साथ हाईलाइट भी कर देता हूं। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दे, हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो आपके पास बेंजीन बनेगा। वर्ड्स फिटिंग बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको आपने एमसीक्यूज के हवाले से लाजमी अच्छी तरह तैयार रखना है बेटा। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम, ब्रोमोबेंजीन से मुराद क्या है, अल्काइल बेंजीन को
हम अल्काइल बेंजीन को क्या करते हैं, किसी नॉर्मल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देती है। इसमें जो कंडीशन है वो आपने अच्छी तरह याद रखनी है, दैट इज सोडियम एंड ईथर। सोडियम और ईथर, मतलब सोडियम आपके पास मेटल एज ए कैटालिस्ट है, ईथर आपके पास एज ए सॉल्वेंट है, तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो यहां पे जो वर्ड फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सोडियम मेटल एज ए कैटालिस्ट और ईथर एज अ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया बेटा? साथ साथ आप लोग मुझे रिस्पॉन्स भी दे दें ताकि आपको समझ आ रहे तो मुझे आइडिया भी हो जाएगा, उसी हिसाब से मैं जरा स्पीड करूंगा। जी बच्चे क्लियर हो रहा है बेटा सबको? हाँ जी, जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दे बेटा, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स दे दे। समझ आ रहा है बेटा? फरवा आपने नो लिखा हुआ है, क्या मतलब है नो सर? हाँ फरवा बच्चे क्या मसला है बेटा? फरवा आपने नो लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। हाँ जी, हमजा, हैदर, अब्दुल्ला, सईद, मोहम्मद, फरवा, वहाब, सनान, फजर, आशिर अली, जफीर, उस्मान, अब्दुल्ला। ठीक है, आगे मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, हमजा देखो, हमजा सबसे पहले हमजा रिस्पॉन्स देते हैं। हमजा वेरी क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स देने वाले स्टूडेंट है। वेरी गुड बेटा हमजा, अच्छी बात है। वहाब भी वेरी गुड बेटा। सनान, यस सर, ठीक हो गया बेटा। और जल्दी से बताए बेटा, जल्दी से मुझे बता दे जल्दी से। बाकी बच्चे मेरे ख्याल ऑनलाइन होके सो रहे होंगे या ऑनलाइन होके पता नहीं बाहर चले गए होंगे। हाँ जी, ऐसा ही होता है ना ऑनलाइन क्लासेस में, ऐसा करोगे नुकसान आपका अपना होगा बेटा, नुकसान आपका अपना होगा और बुरी तरह नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्लासेस मिस ना क्या करें। खैर, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्लाइड जो मैं शो करवाने लगा हूं बेटा, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, इसमें भी आपके पास ऑब्वियसली कंडीशंस ही है जो आपने याद रखनी है पेपर के हवाले से। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं बेटा? याद रखिएगा, ये सारे मेरे ख्याल आप सबको भी क्लियर होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। बेटा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, अच्छा आपको मैं नजर नहीं आ रहा था, मैं मतलब स्लाइड के पीछे चला गया, तो मुझे अंदाजा नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे यहाँ बैठना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चे मेरी बात जरा गौर से सुनना है। जो इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल में जो मेन डिफरेंस है ना, वो आपने इस तरह से याद रखनी है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मींस कि वो भाई उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब वो अट्रैक्शन किसकी तरफ होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी वहां पे वो मूव करेंगे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जो न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस लविंग से मुराद क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, या तो ये न्यूट्रल एटम हो सकता है बेटा जिसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वो सेंटर होगा जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। जरा मेरी बात गौर से सुनना बेटा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, हमेशा किसकी तरफ जाए बेटा? ये जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वहां पे जाए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे? जो न्यूक्लियस लविंग हो, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कम हो, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसे कहेंगे? जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसे कहेंगे? जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक ने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। एक और बात भी आप, एक खास बात याद रखिएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, अभी आगे 2-3 रिएक्शन आएंगे, वहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं आपको वैसे जस्ट बता के लेके जाऊंगा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस याद रखिएगा बेटा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा बच्चे? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कार्बन के अलावा, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, अगर हेलोजन अटैच है तो हेलोजन के ऊपर अटैक करेंगे, कार्बन के ऊपर अटैक कभी नहीं करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंतहाई कम हो एज कंपेयर टू अदर एटम, तब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर हमेशा याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। आगे रिएक्शंस के अंदर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको? जी बच्चे, नो मूव ऑन बेटा। अच्छा जी, अब आपको मैंने सारे समझा दिया इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या। अब हमारे पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किससे कहेंगे बेटा? जिसमें आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और बेंजीन रिंग के अंदर अपने आप को इंड्यूस करे, अपने आप को क्या कर दे, ऐड कर दे। दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास बेंजीन के अंदर सबसे पहले हेलोजिनेशन है बेटा। कंडीशन आपने फिर दोबारा से अच्छी तरह याद रखनी है। दैट इज आयरन होना चाहिए एज ए कैटालिस्ट या आयरन का सॉल्ट होना चाहिए। साथ में क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन बनेगा। क्लोरोनेशन में क्लोरोबेंजीन बनेगा। अच्छा, इसके अलावा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ पे आपके सामने एक वो बना हुआ है बॉक्स। इसको समझाने से पहले मैं आपको जरा पहले ये पॉइंट समझा देता हूँ। अच्छा जी, अगर हम NO2 ग्रुप को क्या कहते हैं? नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नाइट्रो ग्रुप। इसको हम कहेंगे नाइट्रो ग्रुप। अगर हम NO2 को क्या करें बच्चे? NO2 को अगर हम NO2 को इंट्रोड्यूस्ड करें बेंजीन रिंग के अंदर, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो हम क्या कहेंगे? नाइट्रेशन कहेंगे। अब बेंजीन के अंदर अगर आपने नाइट्रेशन करना हो तो बेटा याद रखिएगा, इसके लिए हमेशा हमारे पास जो नाइट्रेटिंग एजेंट है वो हमेशा NO+ होंगे। क्या होंगे बेटा? NO+। अब NO+ जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से मुराद क्या है बेटा? उसके अंदर क्या ज्यादा है बेटा? प्लस से मुराद क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? जी बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाओ, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करे, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज उसके पास ज्यादा हो, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारे पास नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज द NO2+। याद रखिएगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन आपने जो है FSC रेगुलर क्लासेस में की होगी बेटा, जिसमें आपने पहले नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? ये आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ बेटा एमसीक्यूज क्या बने, इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखनी है। सल्फोनेशन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3 है, ठीक है। और अल्काइलेशन में R है। R से मुराद क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। एसाइलेशन में क्या है बेटा? RC+O है। ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है, इस टेबल को अच्छी तरह याद रखनी है। देखिए यहाँ पे भी रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा दे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास जो है NO2+ बनेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रोनियम आयन। अच्छा जी, इसी तरह सल्फोनेशन है, अभी मैंने आपको यही बात सारी बता दिया बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? इसमें कोई किसी को कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन में डिफरेंस ही यही है कि एक में आपने अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप से मुराद यहां पे मैं आपको बोर्ड पे भी शो कर देता हूं। अल्काइल ग्रुप से मुराद क्या है बच्चे? यहां पे बोर्ड पे देखें जरा, दिस इज द अल्काइल ग्रुप R। इसको हम क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप। R हमारे पास कुछ भी हो सकता है बेटा, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकते हैं, C3H7 भी हो सकते हैं, मतलब एंड सो ऑन। दीज आर द अल्काइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप कैसे कहते हैं? एसाइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC+O, और यहां पे कुछ भी लग सकता है। ठीक है बच्चे, यहां पे हमारे पास ऑब्वियसली बेंजीन रिंग लगेंगे, ठीक है, तो अभी तो हमारे पास एसाइलेशन होगी बेंजीन की। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? एसाइल ग्रुप। तो अगर हम अल्काइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन करें तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और अगर हम इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करें तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। आई होप सो यू गॉट इट माई पॉइंट। तो यहां पे मेन डिफरेंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे बच्चे। तो अल्काइलेशन में भी बेटा याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, कि इसमें जो कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एसिडिक इन नेचर है। एज अ रिजल्ट इस रिएक्शन को रिएक्शन प्रोसीड होगा इन एसिडिक मीडिया। एज वेल एज आपने FSC रेगुलर क्लासेस में भी ये चीज पढ़ी होगी बेटा। इसमें आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज होता है प्लस, उसको कहते हैं, अगर हमारे पास ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तो उसको कहते हैं एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन कहते हैं, ठीक है। खैर, यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल दिया हुआ है, अमाइनोफिनोन और टॉलिन के एग्जांपल दिया हुआ है। रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। अब हमारे पास ये वो था जिसमें बेंजीन रिंग खुद जाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, बाकी जो बेंजीन के साथ हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो रहा था। अब वो रिएक्शन आएगा जिसमें बेंजीन रिंग खुद क्या होगा बेटा? इन्वॉल्व होगा, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजनेशन है। अगर हम हाइड्रोजन की एडिशन करें ऑब्वियसली सिंपल है, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ब्रोमिनेशन करें तो तमाम के तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस, देखें मैंने आपको पहले यहाँ पे शो किया था, अगर आपको याद हो या अगर आपके माइंड में हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा। एक मिनट जस्ट,
यहाँ पे इस बोर्ड पे जरा देखें, मैंने आपको कहा था दिस इज एरीन, ये एरीन है। इसमें आपके पास अगर तमाम के तमाम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विथ ब्रोमीन तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है बेटा, हेक्सा ब्रोमो बेंजीन 6 आपके पास होंगे। तो 1 2 3 को साथ साथ आप लिखेंगे 1 2, इस तरह पूरा नाम देंगे ना आईपीएससी में, 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो बेंजीन। तो आप इसके नोमेनक्लेचर इस तरह देंगे। मीन टू से अगर एरीन ग्रुप के अंदर तमाम के तमाम जगहों पे, तमाम के तमाम पोजीशंस पे क्या आ जाए बेटा? ब्रोमीन आ जाए या कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, हेलो ग्रुप आ जाए, दैट इज द क्या होगा बच्चे? दैट इज द अल्काइल बेंजीन। ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कोई ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज द, ये बेटा आपने एक पॉइंट याद रखनी है। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? हाँ जी, हाँ बेटा क्लियर हो गया पॉइंट सबको? अच्छा जी, टाइम तो नहीं हुआ? अच्छा, अभी तो बहुत टाइम है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और सैलेशन के बाद यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग की रिडक्शन है। ये बेटा एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन बाय हीटिंग in the presence of vanadium pentaoxide, V2O5 is the vanadium pentaoxide। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। मैलिक एनहाइड्राइड को मजीद अगर वाटर के साथ ट्रीट करवा दे तो मैलिक एसिड बन जाता है। क्या बनेगा बेटा? मैलिक एसिड बनता है। बहरहाल उसकी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं था। इसके बाद आपके पास बेंजीन को अगर हम बेंजीन की नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करें तो ग्लाइकोजल बनेगा। ठीक है बेटा। ओरिएंटेशन इफेक्ट इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इस पॉइंट को अच्छी तरह आपने गौर से सुनना है। यहां तक बेटा तमाम सबको क्लियर हो रहे हैं ना साथ साथ? अच्छा जी, इस पॉइंट को मैं साथ एरो पे भी आपको समझा दूंगा बेटा। यहां जरा गौर से देखना, भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बता दिया था। बेटा याद रखिएगा, ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग, इसके आपके पास अगर हम इसके अंदर एक, पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स को यहां से हम एक्स को हम रिप्रेजेंट किया हुआ कोई सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं एक सब्स्टिट्यूएंट को इसके अंदर ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल ये एक्स इसके अंदर ऐड हो गया है। अब ये एक्स जो है ना, ये एक्स डिसाइड करेगा कि न्यू आने वाले ग्रुप ने कहां पे जाना है। मेरी बात नहीं समझी बेटा, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। ओरिएंटेशन इफेक्ट से मुराद क्या है? यहां पे जरा देखिए बच्चे, यहां पे जरा गौर से देखिएगा, जरा मैं आपको बोर्ड पे ही दिखा देता हूं। यहां देखिए जरा, फॉर एग्जांपल इधर देखिए जरा बच्चे, मेरे पास यहां पे बोर्ड पे सारे देख लीजिए। ठीक है बेटा, लेट सपोज ये आपके पास बेंजीन रिंग है, तमाम के तमाम कार्बन सेम है। अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन करें, मोनो से मतलब एक सब्स्टिट्यूशन करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स फॉर एग्जांपल ऐड हो गया यहां पे, फॉर एग्जांपल ये बन गया मेरे पास, लेट सपोज अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया है, दैट इज एक्स। अब ये एक्स की मर्जी थी बेटा, जिस कार्बन पे जाए वो जा सकता था, यहां पे भी जा सकता था, यहां पे भी, 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 कहीं पे भी वो जा सकता था। लेकिन एक दफा ये मोनो सब्स्टिट्यूट होने के बाद अगर आप एक और सब्स्टिट्यूशन करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं y को ऐड करना चाहूंगा, अब y की मर्जी नहीं होगी कि वो कहां जाएगा। बात नहीं समझी बेटा, मेरे बात गौर से सुनना है। ये जो y है, इस y की मर्जी नहीं चलेगी बेंजीन रिंग के अंदर दाखिल होने के लिए। अब बेंजीन रिंग के अंदर इस y ने इंटर होना है, लेकिन x डिसाइड करेगा कि इस y ने कहां जाना है। ये x क्या करेंगे बेटा? इस x ने डिसाइड करना होता है कि भाई जो आने वाले न्यू सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पे जाए। इस पॉइंट पे जाए तो ऑर्थो कहेंगे, इस पॉइंट पे जाए तो मेटा कहेंगे, इस पॉइंट पे जाए तो पैरा कहेंगे। अब वो डिपेंड करता है ये ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा। अगर तो ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी सारी चीजें अभी मैं आपको समझा दूंगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या तो पैरा पे भेजेगा। लेकिन अगर ये ग्रुप आपके पास मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग से मुराद क्या है बेटा? जो आने वाले ग्रुप को कहां भेजे? इस पॉइंट पे भेजे, उसको कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मतलब आने वाले जो ग्रुप है उसकी मर्जी नहीं चलेगी, जो पहले से ही इसके अंदर मौजूद है वही डिसाइड करेगा कि आने वाले ने कहां बैठना है, कहां पे बेंजीन के अंदर ऐड होना है। दैट इज द डायरेक्टिव इफेक्ट। इसको हम ओरिएंटेशन इफेक्ट